अगर मैं आपसे पूछूं कि देश का सबसे अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन, अप्रत्याशित राजनेता कौन है, तो आपका क्या जवाब होगा? आप में से कुछ लोग पीएम नरेंद्र मोदी का नाम ले सकते हैं। आखिर 2016 की वो शाम तो आपको याद होगी ही कि किस तरह से उन्होंने अचानक देश में नोटबंदी का ऐलान कर दिया था। 2019 का अगस्त भी याद होगा कि कैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था और उस राज्य के 2 टुकड़े करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। फिर आपको वो घटना भी याद होगी कि कैसे एक शाम अचानक मोदी पाकिस्तान चले जाते हैं और वहां नवाज शरीफ के कार्यक्रम को अटेंड करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं पीएम मोदी के बीते 2 कार्यकालों के दौरान, जिससे पता चलता है कि वो किस तरह के अनप्रेडिक्टेबल राजनेता रहे हैं। लेकिन मोदी के अलावा भी भारत की राजनीति में एक और भी नाम है जो कि अपने अप्रत्याशित होने की वजह से, अपने अनप्रेडिक्टेबल होने की वजह से जाना जाता है। या फिर यह कहें कि इस राजनेता की बीते 50-60 साल की जो राजनीति रही है, वो अगर कोई शब्द परिभाषित कर सकता है तो वो शब्द है अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित। तो कौन है राजनेता? ये राजनेता हैं शरद पवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। और आज हम शरद पवार के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके नाम की चर्चा महाराष्ट्र की सियासत में गर्म है और यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन को गच्चा देने वाले हैं? इंडिया गठबंधन को छोड़कर क्या वो मोदी के साथ हो लेंगे? देखिए, अगर शरद पवार के पूरे राजनीतिक करियर को देखें तो यह पता चलता है कि पवार जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। उन्होंने कई बार झटके दिए हैं अपनी राजनीति की शुरुआत से लेकर अब तक। 70 के दशक में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था, अपने गुरु के खिलाफ ही बगावत कर दी थी और फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन बैठे थे। और उसके बाद कई बार वो ये काम करते रहे। तो फिलहाल तो शरद पवार इंडिया गठबंधन में ही हैं और पुरजोर तरीके से गठबंधन के लिए काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं, बयान भी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बयान आया है विधायक रवि राणा का। रवि राणा एक निर्दलीय विधायक हैं, विदर्भ की बडनेरा विधानसभा सीट से ये चुने गए हैं और ये नवनीत राणा के पति हैं। नवनीत राणा जो एक अभिनेत्री हैं और साथ में अमरावती से सांसद हैं, ये उनके पति हैं। और इनका एक परिचय ये भी है कि ये सरकार के समर्थक हैं। महाराष्ट्र की जो एकनाथ शिंदे की सरकार है, ये उसका समर्थन करते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खास हैं और इनको पता रहता है कि सरकार के अंदर खाने या बीजेपी के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। तो इन्होंने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक ऐसी बात कह दी जिससे कि सनसनी फैल गई। इनका कहना है कि अगले 15 दिनों के भीतर चमत्कार होने वाला है। और चमत्कार क्या होने वाला है? चमत्कार यह होने वाला है कि शरद पवार इंडिया को छोड़कर मोदी के साथ हो लेंगे। ऐसा इन रवि राणा का कहना है। अब रवि राणा कोई ऐसे राजनेता तो है नहीं, 3 बार से विधायक रह चुके हैं, एक लंबी पारी इन्होंने राजनीति की खेली है और महाराष्ट्र की राजनीति के कई बड़े चेहरों के ये करीबी भी हैं। तो ऐसे में उनकी बात को गंभीरता से लिया जा रहा है और अब शरद पवार को शक की नजर से देखा जा रहा है। शरद पवार जिस तरह से अनप्रेडिक्टेबल बर्ताव करते हैं, अप्रत्याशित बर्ताव करते हैं, तो ऐसे में बार बार उनसे जुड़कर ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं और हमेशा उनको लेकर सस्पेंस बना रहता है कि वो किस करवट बैठने वाले हैं। ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, साल 2014 को ही लीजिए। साल 2014 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने के लिए 288 विधायकों वाली विधानसभा में जो 145 विधायकों का जो मैजिक फिगर चाहिए था,
वो बीजेपी के पास नहीं था। ऐसे में अचानक शरद पवार बीजेपी की मदद के लिए आ गए और जब विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस की सरकार के लिए, तो उस वक्त पवार के विधायकों ने यानी कि एनसीपी के विधायकों ने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। नतीजतन जो मैजिक फिगर था वो घट गया और इतना घट गया कि फडणवीस ने बड़ी आसानी से अपनी सरकार बना ली। तो सबके मन में सवाल आया कि भाई आखिर पवार ने ऐसा क्यों किया? एनसीपी और बीजेपी तो धुर विरोधी हैं एक दूसरे की, तो बीजेपी की सरकार बनवाने में एनसीपी ने ऐसी मदद क्यों की? खैर, इसका क्या फायदा हुआ पवार को वो तो वही जाने। हालांकि इसके बाद एक चीज जरूर हुई, इसको एक पवार की गलती भी माना जा रहा है कि उसके बाद पवार के कई करीबी राजनेता, उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेता जो है बीजेपी में चले गए थे और ऐसा लग रहा था 2019 आते आते, 2019 के विधानसभा चुनाव आते आते पवार की पार्टी खत्म हो जाएगी, एनसीपी खत्म हो जाएगी। लेकिन 2019 में पवार ने एक और खेल खेल दिया। 2019 के जब चुनाव नतीजे आए तो शिवसेना बीजेपी में झगड़ा हो गया। दोनों पार्टियों ने इस बार साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की बात को लेकर अड़ गए और कहा कि आधा कार्यकाल मुख्यमंत्री का अपने को मांगता है। तो इस पर बीजेपी ने कहा कि ऐसी कोई डील हुई नहीं थी। उद्धव ने कहा कि नहीं, डील हुई थी, अमित शाह ने वादा किया था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह झूठ है। खुद को झूठा कहे जाने पर उद्धव ठाकरे चिढ़ गए और फिर शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूट गया और फिर जो हुआ उसने सभी को चौंकाया। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सरकार बनाने की पेशकश दी और यह कहा कि कांग्रेस को मना लिया जाएगा तो 3 पार्टियों की सरकार बन जाएगी और उसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। यह बात बड़ी ही चौंकाने वाली थी क्योंकि एनसीपी और शिवसेना में तब तक 36 का आंकड़ा था। दोनों की राजनीति एक दूसरे के खिलाफ रही थी। शिवसेना अपने मुखपत्र सामना में दर्जनों संपादकीय शरद पवार के खिलाफ लिखवा चुकी थी कि किस तरह से शरद पवार भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे, किस तरह से अपराधियों का समर्थन करते थे। अगर आप 15-20 साल या 30 साल पुराने सामना के संपादकीयों को उठा के देखेंगे तो पवार के खिलाफ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो हम यहां पर कह नहीं सकते। लेकिन उन्हीं शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे ने मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना अब तक पवार की पार्टी को सीडो सेक्युलर कहती आई थी और पवार की पार्टी शिवसेना को एक सांप्रदायिक ताकत के तौर पर देखते आई थी। लेकिन पवार ने यह जादू कर दिया, 3 पार्टियों की सरकार बन गई और बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी उसको विपक्ष में बैठना पड़ गया। तो ऐसा खेल हुआ। अच्छा, आपको याद होगा कि इसी दौरान जब सरकार बनने की कवायद चल रही थी तो 23 नवंबर 2019 को एक सुबह अचानक अजीत पवार ने राजभवन जाके उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की। उसने भी सभी को चौंकाया था। अब जब उद्धव ठाकरे की सरकार पिछले साल गिर गई एकनाथ शिंदे की ओर से बगावत किए जाने के बाद, तब यह बात सामने आई कि शरद पवार उस दौरान भी बीजेपी के साथ लगे हुए थे चर्चा में सरकार बनाने को लेकर। उनकी प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हुई थी। तो एक तरफ तो शिवसेना के साथ डील कर रहे थे, कांग्रेस के साथ डील कर रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ भी उनका कनेक्शन जारी था। तो अपने इसी रेपुटेशन की वजह से शरद पवार हमेशा सस्पेंस खड़ा करते हैं और इस बार भी सस्पेंस खड़ा हो गया है। अब अगर इंडिया गठबंधन में ही उनकी भूमिका को लें तो बहुत सारी बातें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं। अभी जो बेंगलुरु में जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, तो वो 2 दिनों तक बैठक चली। उसमें पहले दिन पवार गए ही नहीं और दूसरे दिन जब गए तो उन्होंने कोई भाषण ही नहीं दिया। इसके बाद इसी साल जब अजीत पवार ने उनकी पार्टी से बगावत कर दी और महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए, तो उसके बाद 3 से 4 बार शरद पवार और अजीत पवार के बीच में मुलाकातें हुई और एक मुलाकात तो गुप्त तौर पर रखने की कोशिश की गई थी। एक व्यापारी के यहां पर पुणे में वो मुलाकात हुई, लेकिन बाद में
मीडिया को उसकी जानकारी मिल गई तो कुछ खिचड़ी पक रही थी। सवाल उठा कि क्या खिचड़ी पक रही है? क्या अजीत पवार यहां पर राज्य में सरकार में शामिल होकर पटाने की कोशिश कर रहे हैं अपने चाचा को कि वो केंद्र में आ जाएं, या केंद्र की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कोई पेशकश लेकर, कोई संदेश लेकर वो पवार से मिल रहे थे जिस पर चर्चा होनी थी? तो ये सारा कुछ जो है संदेह उत्पन्न करता है। तो अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते पवार किस करवट बैठते हैं। क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहते हैं, या फिर ऐसा कोई चमत्कार हो जाएगा जो रवि राणा कह रहे हैं कि इंडिया छोड़कर पवार फुर हो जाएंगे और मोदी के साथ चले जाएंगे। पवार के दिमाग में क्या चल रहा है कहना बहुत मुश्किल है। संजय राउत ने 2019 में एक बयान दिया था, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने, कि शरद पवार के दिमाग को समझने के लिए 100 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तो अब देखना यही है कि पवार के दिमाग में क्या चलता है और वो क्या करते हैं और क्या बोलते भी हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े ऐसे किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे इस YouTube चैनल जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर। धन्यवाद।